नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं जो अभी आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं चर्चा करूँगा सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन भारत का इतिहास। इस टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स जीके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लाया हूँ। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँ, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मैं आगे और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं। इसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो ये तो हो गई मेरे चैनल और फेसबुक पेज की बात। अब हम लोग चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता तथा प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो भी हमारे वन लाइनर जीके क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हमारे पास आ जाता है कि इतिहास का पिता किसको माना जाता है। तो इतिहास का पिता माना गया है हेरोडोटस को। ये एक ग्रीक थे। तो इनके तो जो क्या हुआ था कि इनके ही अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने फैक्ट्स दिए थे, जो भी इन्होंने बातें कही थी, तो उस वजह से इनको इतिहास का पिता समझा जाता है और वो थे हेरोडोटस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में मानव की घटनाओं का कोई भी लिखित वर्णन नहीं होता है। मतलब जहाँ पर भी कोई हमको शिलालेख या फिर कोई भी पत्र या समथिंग कुछ भी हमें कुछ नहीं मिल पाता है तो उस काल को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों उसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके मानव की घटनाओं का हमको कोई भी लिखित वर्णन प्राप्त नहीं होता है। जी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे पास हमसे प्राचीन समय का लिखित वर्णन होता है उसको हम मानते हैं कि वो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको भी वापस जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ है। तो वो हुआ है पूरा पाषाण युग में। पाषाण युग के में का ही ये हमारा पार्ट है, पूरा पाषाण युग। इसमें हमारा आग का निर्माण हुआ था। ठीक है। आग का आविष्कार हुआ था, निर्माण नहीं कहूँगा, आविष्कार हुआ था। अगला है पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो वो भैया शिकारी थे। हमारे पूर्वज शिकारी थे, शिकार बहुत करते थे, शिकार पे जीते थे। तो इसलिए जो हमारे पूरा पाषाण युग का जो मानव था उसकी जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। तो पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण युग में। यानी कि जो हमारा पहला युग आया था पूरा पाषाण, उसके बाद आया नवपाषाण। तो इस युग में नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार किया गया। जो हमारे मानव थे उन्होंने किया, उस समय के मानव है। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये तो क्वेश्चन तो सीधा सीधा है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ माना है, इसमें कोई भी ज़्यादा फैक्ट वाली बात नहीं है। तो ये हमने माना है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। कुछ बुक्स में आप यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर लिखा होगा 2300 ईसा पूर्व से। तो वो कोई एग्जैक्ट हमारे पास काल नहीं है, बट वो हमारा सिर्फ और सिर्फ काल माना गया है। तो जो आपका एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग आप है इसको कंसीडर कीजिए कि 2500 ईसा पूर्व से लेके और 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु सभ्यता को काल था और उस समय ये विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ मिला। तो वो मिला था सुरकोटड़ा में।
सुरकोटड़ा में जो है सबसे पहले घोड़े के अवशेष मिले थे, और बेसिकली जो है घोड़े की अस्थियां मिली थी, वही अवशेष माने गए हैं, तो वही मिले थे। ठीक है, तो सुरकोटला में घोड़े की अस्थियां मिली थी, सबसे पहले मिली थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग व्यापारी थे, वो सबसे ज्यादा व्यापार करते थे। ठीक है ना, तो और जो वहाँ का व्यापार था, अब ये भी आप समझ लीजिए, जो व्यापार था वो आधारित था वस्तु विनिमय पे। अब ये जो हमारा टर्म आया वस्तु विनिमय, तो उसमें क्या होता है कि एक वस्तु के बदले वहाँ के लोग दूसरी वस्तु खरीदते थे, तो ये बेसिकली आपका हो गया एक्सचेंज पॉलिसी हो गई। हालांकि उस टाइम मुद्रा भी थी, ऐसा नहीं है कि मुद्रा नहीं थी, लेकिन मुद्रा के साथ भी वो लोग करते थे व्यापार, बट जो उनका मेन कॉन्सेप्ट था वो आधारित था वस्तु विनिमय पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो वो है कांस्य युग की। कांस्य युग की सभ्यता मानी गई है हड़प्पा सभ्यता। उसका रीजन ये है कि इस समय कांस्य का आविष्कार हो चुका था और उसका यूज हम लोग करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? तो भैया ईंटों के बने थे, कच्ची पक्की ईंट दोनों टाइप के बने थे, और मोस्टली जगह पे जो है पक्की ईंटों के ही बने थे, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर कच्ची ईंटों के भी अवशेष मिले हैं, तो इसलिए हमने ये माना है कि कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से वहाँ के भवन का निर्माण होता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो वो थे कपास। उन्होंने कपास उगाना सीख लिया था, और वो सबसे से ज्यादा मात्रा में कपास का ही खेती करते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो वो एक भारतीय थे, वो थे दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जी ने इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और उन्होंने ही इसकी खुदाई करना प्रारंभ की थी। सन 1931 था इसको मैं इसका सन देखकर अभी आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। ये था गुजरात का में जो है इसके अवशेष मिले हैं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख था, आपका बंदरगाह था, पोर्ट था, और ये कहाँ पे पाया गया है? गुजरात में पाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? तो भैया कालीबंगा ब्लैक बंगाल ये आपका है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है? तो वो है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? देखिए 1921 में। वही मुझको डाउट था मैंने कि 1931 है कि 1921 है, बट ये 1921 में थी। ठीक है, तो ये है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, और बेसिकली सबसे पहली खुदाई 1921 में ही हुई थी, वो की थी दयाराम साहनी जी ने। उसके बाद आता है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो वो थी उचित समतावादी थी, समतावादी उनकी प्रवृत्ति थी, और वो जो है बेसिकली सबको समान, मतलब जो भी उनका था कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग ये काम करते थे, और ये आपका उचित समतावादी प्रवृत्ति थी, सामाजिक पद्धति थी ये। अगला क्वेश्चन है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो नखलिस्तान कहा गया है मोहनजोदड़ो को, और जो हमारा मोहनजोदड़ो है उसको ही बोला गया है, एक उसका शाब्दिक अर्थ मान ले या जो उसका दूसरा नाम है उसको ये बोला गया है कि ये जो है आपका मृतकों का टीला था, तो उसको भी आप ध्यान रखिए। और उसके साथ साथ इसका दूसरा नाम ये भी था कि उसको बोला गया है नखलिस्तान बोला गया है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो अभी एक मूवी भी आई थी आशुतोष गवारिकर की, उसमें भी आप उनका पहनावा और जो भी उनका बिजनेस टैक्टिक्स थी वो भी आप सब देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है, और सबसे ज़्यादा विकसित भी था आपका मोहनजोदड़ो ही। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो वो मिला है भैया कालीबंगा में। तो कालीबंगा में ही खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए जो है कालीबंगा विशेष हो जाता है, और कालीबंगा विशेष और भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये हमारा भारत में ही पाया गया है, राजस्थान में, तो इसलिए इसको विशेष तौर पर हमें पढ़ना रहेगा। तो कालीबंगा में खेती के साक्ष्य मिले, और किस प्रकार की खेती? तो भैया हल से खेत जोतने के साक्ष्य मिले। तो यार जब खेती होगी तो हल से ही खेत जोते जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो वो भी कालीबंगा में हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ईंटें जो हैं वो भी प्राप्त हुई हैं, तो वो भी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं कालीबंगा में, जहाँ पे इनका अलंकरण होता था, मतलब कि इनके ऊपर सजावट टाइप का कुछ किया जाता था, डिजाइन बनाई जाती, तो वो होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा विकसित था, इसलिए वहां पर ही मिला है हमें सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो वो थे आगशिव। आगशिव बेसिकली, ठीक है ना, तो आगशिव थे अर्धनारीश्वर शामिल लोग। आगशिव का जो है चित्र अंकित था मुद्रा पर। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से इससे जाना जाता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो वही उसका नाम था। और इसका दूसरा नाम एक और है जिसको बोलते हैं नकलिस्तान, जो कि अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो नकलिस्तान और मृतकों का टीला, ये दोनों नाम मोहनजोदड़ो के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो बैल सबसे ज्यादा थे। तो जो वहाँ की मुद्रा थी उस पर सबसे ज्यादा बैल का ही चिन्ह जो है वो सब मिला है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। जो वहाँ की मोहरें थी ना, है ना, तो उसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भैया लोथल है। ये लोथल जो कि इनका प्रमुख बंदरगाह था, जो कि गुजरात में है स्थित है, तो वो हमारा भारत में पाया गया है। ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया तो भैया हड़प्पा ही खोजा गया था सबसे पहले, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो पहुंच गया पाकिस्तान। मतलब अब जो है तो वो तो बेसिकली अब ये माना गया है कि दोनों ही हैं वहीं पे पाकिस्तान में, लेकिन हाँ ठीक है कि हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था सिंधु घाटी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वो भी मिले हैं हड़प्पा की संस्कृति में। तो भारत में जो चांदी के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हड़प्पा की संस्कृति में। अगला है कि मांडा किस नदी पर स्थित था? तो मांडा चिनाब में था। और मांडा इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि मांडा आपका भारत का ही समझ लीजिए, क्योंकि वो आपका जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। और ये कहाँ पे है आपका? तो ये वहाँ का एक जिला है, अखनूर है जम्मू कश्मीर में, वहीं पर ये था। तो मांडा जो है चिनाब नदी पर स्थित था, उसके किनारे पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर था? तो जो रोपड़ है वो था सतलज पे। रोपड़ पाया गया है सतलज पे। रोपड़ कहाँ पर था? तो रोपड़ था सतलज पे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान पर मिलता है? वो मिलता है धोलावीरा में। तो धोलावीरा में जो है इनका वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, तो इसलिए माना गया है कि हड़प्पा के लोग वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ज्यादा अग्रणी थे, तो इन्होंने अच्छा काम किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो वो भैया करते थे लाल रंग। बर्तनों को इन्होंने बनाया था लाल रंग पे। जो भी इनके मिट्टी के बर्तन होते थे तो वो लाल रंग का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो वो थी आद ऐतिहासिक युग में। तो आद ऐतिहासिक युग में क्या थी? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो एक थे भैया दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने खोजा था हड़प्पा। और एक थे आर डी बनर्जी। इनको जाता है श्रेय कि इन्होंने भैया मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो पहला था तो आज जौ, फिर दूसरा गेहूं, और उसके साथ साथ हमारा कपास भी था। लेकिन कपास काम करता था बेसिकली उनके व्यापार के लिए, और जौ तथा गेहूं काम करता था उनके खाने और पीने के लिए। ठीक है, खाने के लिए, पीने के लिए क्या, जौ से अलग ही बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन हाँ अभी हम उनके खाने की बात कर रहे हैं। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो भैया रंगपुर की जो थी सभ्यता वो थी सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में भैया गुजरात का ही हिस्सा है, तो वो ये भी वहीं पे थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो ये एक भैया ब्रिटिश थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के अंडर में ही इन दोनों स्थानों की खुदाई हुई थी। लेकिन की किसने थी? तो एक की थी दयाराम साहनी ने, और दूसरे की थी मिस्टर बनर्जी ने।
आर डी बनर्जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो वो भैया मातृ शक्ति थी, यानी कि जो है वहां पर सबसे ज्यादा वो लोग जो है वुमेन पर ही थे, और वो बेसिकली मातृ शक्ति पर ही की ही सबसे ज्यादा पूजा करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो वो बनी थी सेल खड़ी से। सेल खड़ी से बनी थी, ये नाम आपको याद रखना है, सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी से बनी थी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कान से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है पेपरों में कि किस स्थान से कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है? तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ थी? तो वो भैया सिंध में है, और सिंध कहाँ पे है इस समय? सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, मैंने आपको अभी बताया था कि पाकिस्तान में चला गया। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वो उन्होंने किया था तांबे का, कांसे का, मतलब कांसा क्या तांबा ही मान लो, तांबे का सबसे पहले यूज किया था हड़प्पा ने। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो वो ये है गुजरात में। गुजरात में क्या हुआ है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा हड़प्पा के क्षेत्र ही खोजे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो था लोहा। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा था या नहीं था, तो आपको सीधे सीधे बिना कुछ सोचे समझे बोलना है नहीं था, क्योंकि उन लोगों को, क्योंकि अभी तक जो हमको साक्ष्य मिले हैं उसमें लोहा कहीं नहीं पाया गया है। तांबा पाया गया है, मिश्र धातु मान सकते हैं पाया गया है, लेकिन हमारा लोहा नहीं पाया गया। तो लोहा उस समय तक नहीं खोजा गया था, लोहा उसके बाद ही खोजा गया। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? वो भैया ताम्र युग की थी। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको सबसे पहला, आई थिंक दूसरा या फिर तीसरा क्वेश्चन था, जिसमें हमने ये पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? तो वो थी आपकी कांस्य युग में, और उसी को हमने कहा है ताम्र युग भी कहा है, ठीक है। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में? तो ये भी अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कालीबंगन है वो हमारा राजस्थान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो वो भैया रखते थे शतरंज में, दिमाग का खेल बहुत खेलते थे। तो वो कौन सा खेल सबसे ज्यादा खेलते थे? तो वो खेलते थे शतरंज का। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो वो भैया मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का एक और नाम आप लिख लीजिए। अभी तक हमने दो नाम पढ़े, एक पढ़ा नखलिस्तान, दूसरा पढ़ा मृतकों का टीला, और तीसरा नाम आप और इसको ध्यान रखिए, वो है सिंध का बाग। सिंध का बाग किसको कहा जाता है? वो कहलाया जाता है मोहनजोदड़ो सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, ये तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, वो है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो वो है ग्रिड पद्धति। जैसा कि अभी आपका जैसे मान लिया कंप्यूटर है या फिर जो आपका मोबाइल है, आप उसमें जो भी आपके सारे आइकन्स होते हैं आप उनको दो ऑप्शन में कर सकते हैं। या तो आप करते हैं भैया मैनुअली, मतलब जो एक नॉर्मल व्यू है उसमें कर दिए, या फिर आप कर सकते हैं ग्रिड व्यू में। तो ग्रिड व्यू में क्या होता है कि सब के सब जो है एक स्फेरिकल फॉर्म में ही अगर वो सब मैनेज हो जाते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स देखी होगी तो वही होता है, ठीक है ना। तो ये जो है पद्धति उन लोगों ने अपनाई थी। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि वन लाइनर जीके के लिए यूज हो सकते हैं इन करस्पॉन्डेंस ऑफ सिंधु घाटी एंड आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये मैंने अभी के लिए किया है, और बाकी अभी मैं इस पर एक और वीडियो सोच रहा हूँ मैं इसको बना दूँ, ताकि आपको सारे फैक्ट्स सब कुछ क्लियर करवा दूँ, तो वो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uaacademy22। ओके, थैंक यू।